अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, और ख़ासकर इस हदीस में देखें कि हदीस के अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। मुसलमान को कहा गया कि तुम अपने मुसलमान भाई को कत्ल ना करो, उसको मारो नहीं, वो तुम्हारे हाथ और तुम्हारी जुबान से महफूज होना चाहिए। तो अगर कोई शख्स किसी को रंज पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है, कोई भी है, तो क्या वो मुसलमान कहलाने का हकदार है? और चाहिए जाए कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए। और फरमाया कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये इतना बोझ उसके ऊपर जो है वो डाला जाएगा। सेल्स टैक्स के अंदर हमने एक बात की कि सेल्स टैक्स के अंदर स्ट्रक्चर की बात करने के बाद हमारा कल एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। किसको रजिस्टर्ड होना है, कैसे रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। रिटर्न रिटर्न की बात कर ली थी। रिवाइज रिटर्न होगी, 120 डेज के अंदर होगी, कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। अगर 60 डेज के अंदर करेंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आप रिटर्न रिवाइज कर देंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। ऑडिट के दौरान रिवाइज करेंगे तो 25% पेनल्टी पड़ेगी। शो कॉज नोटिस के बाद करेंगे तो 100% पेनल्टी आपको पड़ जाएगी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज हम शुरू करने लगे हैं ऑडिट, असेसमेंट और इंक्वायरी को। किसी का ऑडिट किया जा सकता है, इसमें कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हमें पता होना चाहिए। कितनी देर में किया जा सकता है? वालेकुम। ऑडिट कितनी देर तक किया जा सकता है? कौन करेगा? क्या खुद करेगा? और उस ऑडिट में आपसे क्या चीजें मंगवाई जा सकती हैं? राइट। इंक्वायरी किसकी की जा सकती है? और उस ऑडिट के दौरान आपसे टैक्स की रिकवरी कैसे की जाएगी? समझ आ रही? और अगर आपको कोई बात कही जाती है, आप उसका रिप्लाई नहीं देते, तो फिर क्या किया जाएगा? आपको नोटिस जो है दिया गया, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? तो ये चीजें जो थी हमारे, अ, अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट बचा है उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज भी मौजूद है, जो है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। कि अगर कोई शख्स कुछ भी नहीं करता तो उसकी वो जो जजमेंट है वो कैसे की जाएगी, किन बेसिस पे की जाएगी। उसकी भी लॉ ने 3 स्टेजेस बताई हैं। कि पहले वो सेल्स टैक्स में अगर है तो उसका पिछला सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड देख के उसकी जजमेंट की जाएगी। ठीक है। अगर वो सेल्स टैक्स में नहीं है तो इनकम टैक्स में उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा। और अगर वो सेल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दोनों में नहीं है, तो फिर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बेसिस हैं जिनकी बेस के ऊपर उसका वो असेसमेंट की जाएगी। और लास्ट में आपकी किताब में उसका लिखा हुआ है कि जो आप टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ सैंपल ले जाए तो फिर क्या करेगा, वो सैंपल के रिगार्डिंग आपकी असेसमेंट किस तरह से करेगा। अच्छा जी। तो मैं आपके साथ फाइल को शेयर करता हूँ। लास्ट में आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। जी। कल तक का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ही नहीं है या किया ही नहीं है? जी। कुछ नहीं बता रहे। भी आप लोगों ने कल का काम कर लिया है? लिख के याद किया है? लिख के नहीं याद कर? हाँ जी। जुबानी याद कर लिया? थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका हिंट तो लिख लिया करें ना। ये रिकॉर्ड्स का बता दिया था मैंने आपको। मैंने कहा था ये कर लीजिएगा। रिटर्न फाइलिंग का भी हो गया था। रिवाइज रिटर्न,
ई फाइलिंग कैसे करेंगे, एनुअल रिटर्न, ये करना था ऑडिट तक। अच्छा जी। देखिएगा स्क्रीन शेयर है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। ऑडिट, ऑडिट क्यों किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। ऑडिट क्यों किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी के लिए ना, चेकिंग, ऑडिट मीन चेकिंग, कि एक शख्स ने जो चीज रखी है क्या उसने ठीक भी फाइल की है या नहीं की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा। यानी आप कह रहे हैं कि मैंने इतनी सेल की है, बिल्कुल ठीक है, उसको चेक करना क्या वाकई इतनी सेल है, इससे ज्यादा तो सेल नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, आउटपुट को चेक करने के लिए उसको कहेंगे तुम्हारा, तुम आज तक इतना इनपुट ले चुके हो, तुम्हारी इतनी चीजें मौजूद हैं, वो चेक करवाओ। अगर तो उतनी चीजें पड़ी हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसका ठीक है, तो हम कहेंगे वाकई इसकी इतनी सेल है। लेकिन अब उसके गोडाउन में जाएं और वहां पता चले कि यार कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब चीजें सारी बेच दी हुई है, शो नहीं कर रहा। तो इससे पता चल जाएगा। इनपुट टैक्स, हाँ जी, तो उसको चेक करेंगे कितनी चीजें हैं आपके पास, इनवाइस दिखाओ, ये सारी चीजें उससे वेरी, इसको ऑडिट कहते हैं, चेक करना, स्क्रूटनाइज करना, डिटेल चेकिंग करना, इसको कहते हैं। द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कमिश्नर क्या है, वो जो जब ऑडिट करेगा तो उसकी रीजन इन रिकॉर्डिंग में लेकर आएगा। मे डायरेक्ट द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए असिस्टेंट कमिश्नर। तो अपने नीचे असिस्टेंट कमिश्नर को कम से कम कहेगा कि जनाब ये वजह है और फलां शख्स का आपने ऑडिट करना है। टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का वो ऑडिट कर सकता है। और वो जो रीजन वो रिकॉर्डिंग में रखेगा, ये वाली, दीज रीजन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, वो उसको बता दी जाएंगी, ये तरीकेकार है। तो इस पैरा से हमें क्या पता चला, कौन ऑडिट करेगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, किसके थ्रू करवा सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और इसके लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगा, कि इन राइटिंग में उसको देगा जी ये वजह है जिसकी वजह से हम तुम्हारा ऑडिट कर रहे हैं। यानी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब लॉ उसको प्रोहिबिट कर रहा है कि आप इसका ऑडिट ना करें, इसको चलने दे जो बंदा चल रहा है। द रीजन शैल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। ये जो रीजंस होंगी वो हवा में नहीं होंगी। मेरा दिल कर रहा था, काफी फारग बैठे हुए थे, हमने सोचा कि चलो यार इसका ऑडिट ना कर लें, ऐसा नहीं होगा। वो रिकॉर्ड जो आपने सबमिट करवाया हुआ है, देखिए ये नहीं कि अभी आपने चीजें सबमिट नहीं की तो ऑडिट शुरू हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ तो क्या पेपर चेक शुरू हो, पेपर चेकिंग शुरू हो जाएगी। एग्जाम देंगे तो होगा ना। यानी ऑडिट तभी स्टार्ट होगा अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है। मैं कुछ लफ्ज बार बार बोल रहा होता हूँ। फाइल का पता क्या करना है, फाइल करना, फर्निश करना। रिटर्न किसको कहते हैं, भाई किस क्या होती है रिटर्न। हाँ जी, मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा होता हूँ। वो फॉर्म, वो डॉक्यूमेंट जो आप जमा करवाते हैं, उस फॉर्म को रिटर्न कहते हैं। मैं इतना ज्यादा रिपीट करता हूँ वर्ड, आपने कभी वो फोकस, मैंने दिखाई भी थी आपको रिटर्न के, नहीं दिखाई अभी तक, नहीं दिखाई, फिर बोल के आऊँ। रिटर्न वो डॉक्यूमेंट, वो फॉर्म जो आप एफबीआर को जमा करवाते हो कि साहब ये मेरा सारा है, मैं कौन हूँ, मेरी आउटपुट क्या है, मेरी इनपुट क्या है, उसको रिटर्न कहते हैं। या तो आपने जो चीजें प्रोवाइड की हैं उसकी उसने स्क्रूटनाइज किया है, जांच पड़ताल की है। स्क्रूटनी किसे कहते हैं, जांच पड़ताल, कभी सुना लफज, जांच
और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, या दूसरा कोई बंदा जो है उसने कुछ और बता रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन पे या किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है। अच्छा पानी भी दे दे रहा है। which shall not include the mere verification of input, output, refund, claim and compliance of the legal without identifying risk factor। बहरहाल इतनी बात ठीक है, आप यहाँ इतना लिख सकते हैं कि जनाब जो इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू और प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड, इस ऑडिट के लिए वो क्या करेगा, उससे कोई रिकॉर्ड मांग सकता है, रिकॉर्ड मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। वी शैल बी अलाउड टू हैव एक्सेस द यूज ऑफ मशीन एंड सॉफ्टवेयर, और यही नहीं कि वो खुद भी चाहे कहे यार मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड दे दो, तो आपकी किसी मशीन मोबाइल को यूज कर सकता है इस रिकॉर्ड के लिए। ऑन विच डेटा इज केप्ट, ठीक है, मे ऑब्टेन ड्यूली अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ सच इंफॉर्मेशन, वो जो आप जो भी कॉपीज देंगे उसके ऊपर वो आपसे साइन लेगा। उसने कहा जी बैलेंस शीट दे दें, आपने प्रोवाइड कर दी, क्योंकि इस पे साइन करें और स्टैंप करें, ड्यूली अटेस्ट करें। क्यों कि कल को आप कहें ये मैंने, इसने खुद ही बनाई है कमिश्नर ने, मैंने तो नहीं दी इसे, कह सकते हैं ना, इसलिए आपके ऊपर स्टैंप और साइन होने चाहिए। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है कि कितनी देर तक ऑडिट आपका किया जा सकता है और आपने रिकॉर्ड कितनी देर तक मेंटेन करने हैं। तो पिछले 6 सालों तक का आपसे डेटा मांगा जा सकता है। समझ आई ना। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आज नवंबर है 24, ये कौन सा साल चल रहा है, ये चल रहा है आपका टैक्स ईयर 25। थैंक यू। ठीक है, यानी जो यकम जुलाई को स्टार्ट हुआ 24 को और एंड हो रहा है 30 जून 25 को। तो आपसे कितने, 24, 23, 22, 21, 20 और 19, यहां तक का आपको ऑडिट किया जा सकता है, क्योंकि आप ये रिकॉर्ड लेके वो आ जाए। ऑडिट में क्या चेक किया जाएगा, ऑडिट शैल बी कंडक्टेड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डिक्लेयर टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, रिफंड, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। ठीक है, और ये ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है, वीडियो लिंक से, जूम वगैरह से भी किया जा सकता है। ये हमें ऑडिट की चीजें बता दी। क्या समझ आई आपको, सोचें जरा, रिवाइज करें। आपने हमेशा ये सोचना होता है कि मुझे क्या नॉलेज नया, आज नया नॉलेज क्या मिला, क्या नया आपको पता चला, कौन ऑडिट कर सकता है, कमिश्नर किससे करवा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और हम्म, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। आपसे क्या क्या चीजें मांग सकता है, पैसे मांग सकता है, नहीं, मांग सकता है टैक्स की शक्ल में कि भाई इतना टैक्स ज्यादा बनता है, वो रिकवरी करवा सकता है। और आपसे वो कॉपीज, अटेस्टेड कॉपीज ले सकता है, आपकी मशीन यूज कर सकता है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे काम वो कर सकता है। ऑडिट में करेगा क्या, करेक्टनेस चेक करेगा। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ऑडिट के दौरान अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड और एविडेंस, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में प्रोसीड टू बी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो फिर अगली स्टेज पे चला जाएगा, इसको एक्स पार्टी भी कहते हैं, एक्स वन साइडेड, यक तरफा। यक तरफा क्या होता है, यक तरफा फैसला सुना देना कि भी आपसे चीज मांगी कि भी आप बैलेंस शीट दे नहीं दे रहे, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स मांगा जा रहा नहीं दे रहे, तो फिर कमिश्नर को जो खुद समझ आती है वो आपको कहेगा जी मेरे मुताबिक फिर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ये बनती, वो जमा करवाएं। ये होता है एक तरफा फैसला, उसको फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट पेड, ये बारहा पेपर में आया हुआ है, कई दफा उसने ये सवाल पेपर में पूछा हुआ है। रिकवरी,
बगैर नोटिस के, क्या इसको अच्छी तरह आपने मेरा बेटा याद रखें। शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस, क्या आपको नोटिस दिए बगैर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है या नहीं, और कैसे। नंबर वन, क्या किया जा सकता है और कैसे, ये दो बातें। वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन, इसको पढ़े जरा, मैं चाय पी। इसको पढ़ के मुझे आप समझाने की कोशिश करें कि आपको क्या समझ आ रही है। तो उसकी रिकवरी हो सकती है कैसे। वो बैंक अकाउंट से काट लेंगे। जी। जी, क्या समझ आई आप। टैक्स का भी जमा करवा देंगे, मतलब वो रिकवर कर सकते हैं। हाँ, मतलब। हाँ जी। दो चीजें बताई गई हैं कि जिससे ही होगा। पहली बात जो इसमें बताई जा रही है वो ये है कि इफ अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द टैक्स ड्यू, ठीक है, जो टैक्स देना था उससे ये कम टैक्स उन्होंने पे किया है, तो फिर उसके दो तरीके हैं। स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ एनी गुड्स फ्रॉम हिज बिजनेस प्रेमिसेस, उसके बिजनेस को सीज किया जाएगा कि अब आपने यहां से कोई चीज बेचनी नहीं है। नंबर टू, थ्रू अटैचमेंट ऑफ हिज बिजनेस बैंक अकाउंट। अटैचमेंट कहते हैं किसी को यूज करना, उसमें से चीजें निकलवा लेना। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने किसी की पेमेंट करनी है, राइट, मैंने किसी की पेमेंट करनी है और मैं उसको पेमेंट नहीं कर रहा, वो आता है और मेरा मोबाइल कहता है ये मुझे दे दे, तो इसको कहेंगे अटैचमेंट ऑफ द मोबाइल अगेंस्ट द डेट। अटैचमेंट ऑफ मोबाइल अगेंस्ट द डेट जो है उसको वो किया जाएगा। ये है, ठीक है। दो तरीके हैं, ये पेपर में बार बार आ चुका है। पहले तो रीजन कि व्हेन, तो व्हेन में आप बताएंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, उसे जो पहले होगा। और दूसरी जो चीज है उसके अंदर कि वो कैसे रिकवर किया जाएगा। नंबर वन, उसको स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ एनी गुड्स फ्रॉम हिज बिजनेस प्रेमिसेस एंड थ्रू अटैचमेंट ऑफ हिज बिजनेस बैंक अकाउंट, और उसके बिजनेस से भी पैसे निकलवाए जा सकते हैं। हाँ, जो पेनल्टी होगी उसके लिए नोटिस देना जरूरी है। आपसे अगर पेनल्टी का ना पूछा जाए तो आपने एग्जाम में ये पार्ट प्रोड्यूस करना होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वेयर अ पर्सन, अब ये आगे कि जी यक तरफा फैसला कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके हालात क्या हैं और कौन करेगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक्स पार्टी कब एक्सरसाइज की जाती है। फेल्स टू फर्निश सेल्स टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। आपने रिटर्न फर्निश नहीं, फेल्स टू फर्निश द टैक्स रिटर्न, ज्यादा अप्रोप्रिएट लफ्ज होता है फाइलिंग ऑफ द रिटर्न।
नॉर्मली कमिश्नर ये लॉ फर्निश का वर्ड उस वक्त पेश करता है जब आपसे कहा जाए कि ये चीज लेकर आओ और आप नहीं लेके आते। जब आप खुद काम करते हैं ना, उसको फाइलिंग का वर्ड यूज की देखिए, यहाँ फाइलिंग का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। व्हेन द पर्सन फेल्स टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न, तो फर्निश नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी पेश करो, फर्निश मीन मेरे सामने फलां चीज पेश करो। और फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस, या उससे कोई चीज मांगी जा, अभी ऊपर भी यही पढ़ के आए हैं ना, अभी हमने यही पढ़ा ना यहाँ पर, कि अगर आपसे कुछ चीज मांगी जा रही है ऑडिट के दौरान और आप नहीं दे रहे, तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे? फिर आपका यकतरफा, फिर आपको सुने बगैर आपकी जो है ना, आपका फैसला सुना दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि आपको सुने बगैर, उसके लिए वर्ड क्या था सुनवाई का मौका देना? एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हर्ड, HEARD, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन इस सूरत में फिर आपको बगैर सुनवाई के आपका असेसमेंट कर दी जाएगी। करेगा कौन? वही असिस्टेंट कमिश्नर में, आफ्टर अ नोटिस टू द शो कॉज टू सच पर्सन। पहले उसको नोटिस देगा, जाहिर बात है, उसको कहेगा रिकॉर्ड लेकर आओ, रिटर्न फाइल करो। यानी इन दोनों कामों के लिए पहले क्या दिया जाएगा? उसको नोटिस दिया जाएगा। फिर उसके शो कॉज नोटिस दिया जाएगा बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वो नोटिस जो है उसमें कोई एविडेंस मौजूद होंगे। ठीक है ना, एक शख्स है वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, जाहिर बात है रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहा, और वो कहते हैं कि नहीं तुम Tier 1 रिटेलर हो, तुम दूसरे वाले रिटेलर नहीं हो, रजिस्टर्ड हो, रिटर्न फाइल करो। तो उसका साथ एविडेंस अटैच किया जाएगा। अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री में अपने आप को समझ रहा है लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, वो बताएंगे यार ये देखो ये 20 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, ये आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगा हुआ है आपके पास, ये सारी चीजें जो है ना वो मौजूद है। तो एविडेंस लगा के फिर कहा जाएगा रिटर्न फाइल, और वो नहीं करता तो फिर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, उसका ऑर्डर किया जाएगा। तो कौन करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर। किस पे? आफ्टर नोटिस, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, मेक एन असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड सच चार्ज पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज। फिर उसकी वो असेसमेंट ये करते हैं। समझ आ गई? स्टेज 1 क्या है? नोटिस दिया जाए, हेयरिंग हो, अगर वो आगे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो फिर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। देखिए ये पहले नहीं था, इस दफा है, इसलिए आपने जहन में रखना। पिछले साल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो स्टूडेंट दोबारा सुन रहे हैं, दोबारा क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए है कि ये पिछली दफा सेल्स टैक्स में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं थी। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में ऑल्सो डिसअलाउ और रिड्यूस इनपुट टैक्स इफ द रजिस्टर्ड पर्सन इज अनएबल टू प्रोवाइड इनवॉइसेस और अदर रिक्वायर्ड एविडेंस। उसका इनपुट टैक्स भी रिड्यूस कर सकता है अंडर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, आगे, where a best judgment assessment has been made on the basis of non-filing of return and the person files the return within 60 days of the issuance of the best judgment order along with payment of tax default surcharge penalty, the order of judgment shall be obeyed। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये केस स्टडी बना के एग्जाम में दिया जा सकता है कि साहब आपने, आपको एक नोटिस मिला है कि आप रिटर्न फाइल करें, आप बताएं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या होगा। तो अगर आप लिखेंगे कि अगर आप रिटर्न फाइल कर देंगे, उसके ऊपर जो टैक्स है वो जमा करवा देंगे, राइट, डिफॉल्ट सरचार्ज जमा करवा देंगे, पेनल्टी जमा करवा देंगे, तो ये नोटिस ऑटोमेटिकली अबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपसे कहा गया कि भी आपका टैक्स बन रहा है 1 मिलियन का, इसके ऊपर आपको पेनल्टी है, और वो सारी अमाउंट आपने वो जमा करवा दी, रिटर्न भी फाइल कर दी, तो ये नोटिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और अगर अगली बात ये है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो कमिश्नर आपका जो फैसला करेगा वो आपके लिए फाइनल होगा। डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी होती है किसी काम की गलती करना। इन्होंने पूछा है कि डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी में क्या फर्क होता है। मिसाल के तौर पे लॉ में लिखा हुआ है कि ये अगर गलती करेंगे इसका 5,000 रुपया जुर्माना है,
एक है कि आपने 1 मिलियन देना था, 6 महीने हो गए आप नहीं दे रहे, तो 6 महीने के अंदर फिर आपको क्या होगा कि इसके ऊपर 1 मिलियन इंटू लेट्स सपोज 12% उन्होंने डिफॉल्ट से चार्ज रखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट किया ना आपने, पैसे भी दें, सूद समेत दें। वो जो आप इसके ऊपर इंक्रीमेंटल पैसे दे रहे हैं ना, वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। देखिए पेनल्टी तो फिक्स है हर एक के लिए, 5,000 रुपया जो भी वो काम करेगा उसके लिए वो फिक्स है। वो आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, वो पेनल्टी 5,000 रुपया, 10,000 रुपया है। लेकिन डिफॉल्ट से चार्ज आपने 6 माह का लेट किया, आपने 4 माह का किया, आपने 3 माह का किया, सबके लिए वो डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लेट उसने पेमेंट की है, उसको डिफॉल्ट से चार्ज कहते हैं। नहीं, इसमें काइबर नहीं, मेरा ख्याल है लॉ के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट से चार्ज उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज मेरा ख्याल है 12% है, वो फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में अगर आपसे मैं पूछूं तो उसमें क्या चीज़ है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में पहली बात है कि कब की जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए कब की जाएगी, बताएं। दो चीजें लॉ ने बताई हैं कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते और अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसको वो कहते हैं, ये है कि आपकी रिटर्न जो है वो इस सूरत में आपकी की जाएगी। कौन कर सकता है? असिस्टेंट कमिश्नर। उसके प्रोसीजर क्या होंगे? क्या बगैर नोटिस के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है? नहीं, पहले आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, फिर आपको जो है ना आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी। अगर आप इसका रिप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? तो फिर आपका वो नोटिस खत्म हो जाएगा, फिर वो आपका नोटिस अबेट हो जाएगा उसकी हैसियत। और अगर नहीं करते तो फिर कमिश्नर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट खुद से कर सकता है। ऑन द बेस, किस बेसिस पे कर सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और वो चाहे तो आपका इनपुट टैक्स भी खत्म कर सकता है। ये सारी चीजें इसका हिस्सा है। अच्छा जी, आगे है जी असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड, शॉर्ट लेविड और एरनसली रिफंडेड। असेसमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की असेसमेंट करना यानी आउटपुट इनपुट को चेक करना। एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड, और ऐसा टैक्स जो आप पे लगा ही नहीं गलती से, उसको चेक करना। लेवी कहते हैं लगना, लेवी वैसे टैक्स को भी कहते हैं लिवाइड, लेवी वैसे टैक्स को भी कहते हैं, सेस भी टैक्स को कहते हैं। लेवी भी टैक्स को कहते हैं, सेस भी टैक्स को कहते हैं। सही है, दोनों चीजें उसकी है। शॉर्ट लेविड या कम लग गया हो, या एरनसली, एरर, एरनसली गलती से रिफंड हो गया हो, ठीक है उसकी क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे किया जाएगा उसका, ये उसी का हिस्सा चल रहा है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। वेयर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से, एनी टैक्स हैज नॉट बीन लेविड, जो टैक्स लेवी नहीं किया गया, और शॉर्ट लेविड, और वेयर द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी suspect on the basis of audit or otherwise that due to any reason the person has not paid, short paid, claimed input tax credit or refund which is not admissible, has obtained an amount of refund not due। उसने गलत इनपुट किया, गलत टैक्स जमा करवाया, या उसने गलत अमाउंट रिफंड करवा ली, उसके साथ क्या हो सकता है? द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस टू द पर्सन शैल पास एन ऑर्डर टू डिटरमिन एंड रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स अनपेड। तो फिर इसके साथ क्या कर सकता है? वो रिकवर कर सकता है। बात असल में वही चल रही है असल में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर, कि जनाब अगर उसको समझ आ गई एक चीज, तो देखे ना उसके पास ये वाली अथॉरिटी उसको दी गई है कि जनाब आप चाहें तो जब रिटर्न वो ना करे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको नोटिस दें और उसे रिकवरी कर लें। लेकिन दूसरी जो चीज़ ये है कि अगर किसी को ये पता चले कि उसने रिटर्न फाइल की है, एक है कि रिटर्न फाइल की है, रिकॉर्ड भी उसने आपको दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि उसने या तो टैक्स कम जमा करवाया है, या करवाया ही नहीं है, या उसने गलत इनपुट लिया है, या गलत रिफंड लिया हुआ है, तो उससे इसकी रिकवरी भी की जा सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर उसकी रिकवरी भी
की जा सकती है आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस। ये बात जहन में रखनी है कि ये बार बार वो पूछता है कि विदाउट इशूइंग नोटिस, तो वो ये भी है, इसके अंदर भी हम ये पढ़ रहे हैं कि बगैर नोटिस के उसकी ये दो चीजों को रिकवर उसे टैक्स किया जा सकता है। यहाँ पर जो है ना वो बात कर रहा है कि उसके अंदर अगर उसने अपनी रिटर्न वगैरह फाइल कर दी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या किया जा सकता है कि नोटिस इशू करने के बाद उससे ये रिकवरी की जा सकती है, रिफंड भी उससे लिया जा सकता है। जी, क्या अभी तक मैंने पढ़ाया, ये बताइएगा। अभी आज हमने स्टार्ट कहाँ से किया? नंबर वन, ऑडिट से हमने स्टार्ट किया कि ऑडिट कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। नंबर वन। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि रिकवरी, कि रिकवरी विदाउट नोटिस कब की जा सकती है। फिर हमने किया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर बात की, ठीक है। उसके बाद हमने अभी जो बात की है कि अगर टैक्स जो है वो शॉर्ट हो, गलत रिफंड कर दिया जाए, तो उसकी भी रिकवरी करवाई जा सकती है। अब क्या लॉ ने इस असेसमेंट के ऊपर कोई लिमिट भी लगाई है कि जब चाहें उसकी जनाब वो असेसमेंट कर लें? ऑडिट के ऊपर हमने कहा पिछले 6 साल तक का आपका वो ऑडिट किया जा सकता है। असेसमेंट के ऊपर जो है वो क्या उन्होंने आपकी वो की है, द शो कॉज नोटिस फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शैल बी इशूड विद इन 5 ईयर। ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस है, ये कितने सालों के लिए इशू किया जा सकता है? पिछले 5 सालों के लिए, राइट। जैसे मैंने कहा कि 25 को, अगर ये 25 है तो पिछले 5 साल कब होंगे? 24, 23, 22, 21 और 20। 1, 2, 3, 4 और 5 सालों का आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यानी आपसे रिटर्न फाइल की जा सकती है। अब थोड़ा सा फर्क देखें, आप आप रिकॉर्ड भी दे रहे हैं और आप जो है वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं। तो आपका ऑडिट पिछले 6 सालों का हो सकता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे या रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, फिर 6 साल नहीं है, फिर क्या है, पिछले 5 साल आपके कमिश्नर के पास मौजूद है कि आपको वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस भेज सकता है। अगर कोई शख्स रिटर्न फाइल नहीं करता किसी भी साल की, या वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करता, उसके लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो नोटिस है उसको पिछले 5 सालों तक भेजा जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको पिछले 5 सालों का नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कमिश्नर किसी का कोई वजह नहीं है, उसको कोई मसलन उसको कुछ नजर आ रहा है कि यार फलां जगह इसका प्रोफाइल डिफरेंट है, ऑडिट के अंदर हमने पढ़ा ना उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, यहाँ है कि उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की, तो वो चला जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर, ठीक है। उसके लिए वो पिछले 5 सालों तक का उसको असेसमेंट ऑर्डर का नोटिस भेजा जा सकता है, यानी 2019 का नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ऑडिट के लिए कि अगर वो उसका रूटीन का ऑडिट करना चाहता है, उसको कुछ समझ आ रही है कि यार जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, या थर्ड पार्टी ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो 19 का भी उसको नोटिस भेज सकता है। ये बात फर्क समझ आई आपको? तो समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैं इसलिए आपको इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस दफा आपके इस लॉ में इस दफा इसमें अमेंडमेंट की गई है, और पहली दफा इन्होंने ऐड किया है सेल्स टैक्स के अंदर, वरना ये पहले कहाँ था? इनकम टैक्स में ही शुरू से था ये, अब इन्होंने इधर किया, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी है। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलेवेंट डेट इज पॉज, यानी मैंने आपको बता दिया कि ये जून जुलाई 2020 तक का वो जा सकता है इससे ऑडिट। नहीं, अगर ये 20 है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? जुलाई 2019 से, तो ये खत्म हुआ होगा 30 जून 2020 को, तो ये 1 साल उसका बन रहा है। तो यहाँ तक वो, अगर 2019 की बात करें तो ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19। जब मैं बात करूंगा ना टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर 19, तो उससे मुराद होगी 1 जुलाई 18 से लेकर 30 जून 19 तक।
जब मैं 20 की बात करूंगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 20 तक वो होगा, यानी 20 कहूंगा तो 30 जून को आपने क्लोज करना है उसको, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मल जो होता है, स्पेशल की बात नहीं कर रहा। समझ आ रही है? तो अगर मैं कहूंगा जी ऑडिट 2019 तक हो सकता है, तो इससे क्या मुराद है कि 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 2019 तक होगा ये। फाइन। An order for the best judgment shall be made within 120 days of issuance of the show cause notice. उसको जो बेस्ट जजमेंट का जो ऑर्डर दिया जाएगा, वो शो कॉज के बाद जो है वो 120 दिन के अंदर अंदर उसको ये फैसला सुना दिया जाएगा। अब जरा याद रखें, ये याद करें कि इससे पहले एक और जगह मैंने आपको 7, 15 और 90 का रूल भी बताया था सस्पेंशन के लिए, याद है? उसमें ब्लैक लिस्टिंग के लिए कितना टाइम था? 90 डेज। यहाँ बेस्ट जजमेंट के लिए कितना टाइम है? 120 डेज। जिस दिन आपको शो का नोटिस मिल गया, कमिश्नर इसके अंदर अंदर जो है 120 दिन के अंदर अंदर आपका फैसला सुनाएगा। हाँ, ये टाइम जो है वो 90 डेज बढ़ भी सकता है मजीद। मसलन डिले हो रहा है, कोई चीज है, कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो फिर 90 डेज मजीद उसको दिए भी जा सकते हैं। द फॉलोइंग डेज शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ द अबव लिमिट। ये जो 120 डेज कमिश्नर के पास टाइम है, अगर आपने अर्जेंटमेंट ली हुई है, अर्जेंटमेंट कहते हैं, अर्जेंटमेंट कहते हैं, आपने कभी सुना यार वो तारीख लेने गया हुआ है, मैं तारीख ले आया हूँ जाके अदालत से। ये लफ्ज आम जो लोग जिनका अदालतों से जरा चक्कर है, अल्लाह ना करें कि अदालतों से हमारा कोई ऐसा वास्ता पड़े, तो अदालतों में कहते हैं तारीख लेने गया हूँ, मैं तारीख ले आया हूँ। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अर्जेंटमेंट, अर्जेंट करना, कि जी मैं आ नहीं सकता, प्लीज मुझे, mesela आज मुझे किसी ने बुलाया है और मैं कहता हूँ जी मुझे प्लीज 10 दिन का मजीद टाइम दे दें, इसको अर्जेंटमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जेंट करना, उसको मुलतवी कर देना, ऐसे समझ लें। उर्दू में क्या है? इल्तवा। इल्तवा लफ्ज सुना कभी? इल्तवा का शिकार हो गया, ये डिले किया जा रहा है उसको। तो ये कहते हैं ये जो 120 दिन है, इसके अंदर अगर आपने कोई अर्जेंटमेंट ली है 20 दिनों की, 30 दिनों की, जितनी भी, वो इसमें टाइम शामिल नहीं होगा, वो उस वक्त टाइम ये रुक जाएगा। द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग किसे कहते हैं? कार्रवाई को। फलां बंदा हाजिर हो, आ गया जी, बताएं जी आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। द प्रोसीडिंग्स आर एडजर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ स्टे ऑर्डर और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एडीआर ये क्या होता है। ये जैसे लफ्ज है ना एडीआर, ऑल्टरनेट, इनकम टैक्स में जाके पढ़ेंगे कि ये ऑल्टरनेट भी होता है, कि आप अपील में जाके इसके अलावा एक और रास्ता भी है। जैसे आप समझे कि लाहौर से आप इस्लामाबाद जाते हैं जीटी रोड से, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? मोटरवे। तो इस तरह लॉ ने दो रास्ते दिए हैं कि आप किसी अपील में, यानी आपको कमिश्नर इन रेवेन्यू ने तंग किया, आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, कमिश्नर अपील से आप अपेलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं। इसका एक ऑल्टरनेट भी है, वो है एडीआर, कि आप यहाँ पर एडीआर के पास चले जाएं। ठीक है, जैसे जरगा नहीं होता, ये समझ लें, इस तरह की एक पार्ट एक है जिसके अंदर वो आप जा सकते हैं। द टाइम टेकन थ्रू अर्जेंटमेंट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। या तो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, या आपने खुद इसकी अर्जेंटमेंट ली हुई है, इन दोनों केसेस के अंदर ये इसमें दिन शामिल नहीं किए जाएंगे। ये बताइएगा जी, ये हमारा हो गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का इशू। यहां तक कोई सवाल हो? जी, कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का क्या इमेज आपके जहन में जो है ना वो बनी है? बताइएगा, बेस्ट जजमेंट की क्या इमेज आपके दिमाग में डेवलप हुई है, कि ये बेस्ट जजमेंट क्या होती है? क्या एक कोई ना कोई इमेज तो डेवलप हुई होगी जी। हाँ जी। हाँ जी, शाबाश। या वो प्रोड्यूस करें या कोई थर्ड पार्टी, वो तो ऑडिट में था, सॉरी। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितनी देर तक हो सकती है? 120 डेज तक हो सकती है। इसमें कौन कौन से दिन शामिल नहीं होंगे?
स्टे ऑर्डर वाला, या वो एडीआर में चला गया, या उसने एडजमेंट ले ली, वो भी इसमें शामिल नहीं। राइट, ये चीजें होंगी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो क्या करें? रिटर्न फाइल करें, और जो टैक्स है वो जमा करवाएं, डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी जमा करवा दें। तो फिर कमिश्नर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करेगा। सही हो गया? ठीक है, चले। अब है जी पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर्स। टैक्स अथॉरिटी की, अच्छा, पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर्स, इसकी मैं थोड़ी सी आपको पहले एक ग्राउंड बताता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये आगे इनकम टैक्स में भी ये चीज इस्तेमाल होगी। देखें, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, और एक है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। राइट, ठीक हो गया जी। ये दो हैं। अगर मुझे, इसको आप समझें कि ये टैक्स अथॉरिटी है, इज द टैक्स अथॉरिटी। मुझे मसला, इसने मुझे एक ऑर्डर दिया कि जनाब मेरे ख्याल में तुम्हारा ये मसला है, मैं इसके खिलाफ चला गया कमिश्नर अपील के पास, और मैंने अपना फैसला इसके सामने पेश किया। ये मुझे भी सुनेगा और इसको भी सुनेगा। ये फैसला करने के बाद इसको ऑर्डर देगा, इसको डायरेक्ट करेगा कि तुम ये फैसला इसको सुनाओ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कमिश्नर अपील ने मुझे ऑर्डर को मेरे हक में फैसला सुना दिया और मैं कहूँ, मैं आपको इसकी अभी इलेक्शन से छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, आपकी जो जमात थी पीटीआई, उससे उन्होंने कहा जी आपको हम वो जो क्या नाम था उसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ईसीपी ने कहा कि हम आपको आपका इंतखाबी निशान नहीं देंगे। ये चले गए उसके पास हाई कोर्ट में, पिशावर हाई कोर्ट में। ये यहां से विन कर गए, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि हाई कोर्ट ने किसको कहा था कि आज के बाद तुम्हारा बल्ला निशान, उन्होंने कहा पीटीआई को? नहीं, उन्होंने ईसीपी को कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि इनको इनका निशान वापस कर दो। सही है। अब ईसीपी ने इस इनको कहना था जी ले जी, एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट मैं आपको वापस करता हूं। तो फिर ईसीपी ने क्या किया, इनको निशान वापस करने की बजाय वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो वहां हमारे मोहतरम जस्टिस ने इनको कहा कि नहीं, इनको वापस आपने नहीं करना। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये फैसला आ गया कि मैंने आपको ये वापस। तो आप किसी अपील में जब जाते हैं ना, तो जिसके साथ फड्डा होता है ना, ये ऑर्डर उसको दिया जाता है। मेरा किराएदार मेरा घर खाली नहीं कर रहा। सही है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट मुझे कहेगा कि जाओ कल इसका सामान बाहर फेंक दो, देखी जाएगी जो होगा। नहीं, उसको कहेगा कि तुम्हें मैं कह रहा हूं कि इसका घर खाली करो। ये बात याद रखें, ये बेसिक मैकेनिज्म होता है लॉ का। तो ये बात की जा रही है कि जब कमिश्नर को और टैक्स अथॉरिटीज को ऑर्डर मिलेगा, तो वो उसके मुताबिक कितनी देर के अंदर अपना फैसला सुनाएगा। ऑल दो कि वो किसी खुद भी अपील में वो चला जाए, अपेलेट ट्रिब्यूनल में चला जाए, लेकिन उसको फिलहाल अपना फैसला उसको सुनाना है। हाँ, अगर वो अगले कोर्ट से जीत गया, अगले कोर्ट से जीत गया, तो फिर अपने किए हुए फैसले को फिर क्या कर लेगा, रिवर्स कर देगा कि लो जी, उस दिन मैंने पिछले महीने मैंने ये काम किया था, 3 महीने बाद अब मैं जीत चुका हूँ, वो जो पैसे तुम्हें मैंने अलाउ किए थे उसकी मैं रिवर्सल डाल रहा हूँ। अब समझ आई बात की? समझ आ रही है? भाई कुछ बोलेंगे तो सही है ना। एम आई टीचिंग टू द डेड बॉडीज इन द ग्रेव यार्ड? तो भाई कुछ बोलेंगे तो ठीक है। वो मदनी साहब क्या कहते हैं, मौलाना मदनी साहब, वो बोलो तो सही। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना आपकी।
कि आप चुप करके बैठे रहेंगे? हाँ जी। हाँ, टीच, ये जो स्टडी है ना, सीए जो है, ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जनाब आप गुल छड़े उड़ाते फिरेंगे और ये बड़ा कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई फिल्में आपको दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा हीरो ने क्या किया, हीरोइन ने क्या किया। ऐसा नहीं होना। ये नहीं, अगर ऐसा ही होता तो आज पाकिस्तान में 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होते, 25 करोड़ में से कम 10 करोड़ तो होने चाहिए थे। तो ये आम लोगों का काम नहीं है। पहली बात यह है कि सीए, ये आम मशीनें लोहे की बनी हो सकती हैं, सीए की मशीनें स्टील की बनी हुई होती हैं। ये डिफरेंट मटेरियल होता है, इन्होंने बर्दाश्त किया होता है। मैं कहता हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, ये सबसे ज्यादा बोरियत जो है ना, इसने बर्दाश्त की होती है। आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज है ना, वो है बोरियत को कंट्रोल करना। मैं बोर हो रहा हूँ जी, मैं पढ़ पढ़ के बोर हो रहा हूँ। मेरे बहन भाई खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि ड्यूरिंग माई सीए मेरा ऑडिट का एग्जाम था, और उसी दिन मेरे किसी कजन की शादी भी थी। अब घर में क्या हो रहा है जनाब, मैं बैठा है कमरे में, स्टैंडर्ड खोले बैठा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वो पढ़े जा रहे हैं। वो इतनी मोटी मोटी किताबें में लेके बैठा हूँ, सुबह पेपर है और घर में तैयारियां चल रही हैं। शोर तो हो रहा होता है ना, जनाब वो किधर गया, मेरी शर्ट किधर गई, मेरी पैंट किधर गई, और ये हो गया, वो क्या हो गया, अभी तक तैयार नहीं हुए, वो बारात आ गई है। और आप, जी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये क्या होगा। मेरा दिल कर रहा था उस दिन कि मैं किताबें ना दीवार पे मारूं, यार ये क्या अजाब मेरे गले पड़ा। लेकिन मैं बर्दाश्त करके फिर भी कि यार नहीं, मैंने पढ़ना है, मेरा अभी टाइम नहीं है। लेकिन आज जब मैंने वो बोरियत वाला टाइम गुजार लिया है, उस फंक्शंस में मैं नहीं गया, तो आज मैं इजी हूं ना, आज रिलैक्स हूं, क्योंकि मैंने वो बोरियत वाला टाइम किया है। वरना आज मैं बोर हो रहा होता। वो याद करें वो जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था, आज मैं बोरियत वाले टाइम में फील कर रहा होता, तो ये चीज होती। मैं आपको एक और वाकया छोटा सा सुनाता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में एक जगह बैठता था, तो वहाँ शीशा लगा हुआ था, तो सामने बैडमिंटन का कोर्ट होता था, तो मैं खेलता था उनके साथ। तो जब मैंने प्रेपरेशन कर रहा होता था तो मैं बैठा होता था, तो मेरे सामने वो खेल रहे होते थे। मेरा बड़ा दिल करता था कि यार मैं छोड़ के ना तो एक गेम लगाऊं। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैंने ये गेम लगा ली ना, तो उसके बाद थकावट होगी, फिर चाय चाय पीनी, कोई जूस पीना, और उसके बाद मगरिब हो जाएगी। मगरिब के बाद कहूंगा यार अब कितना का टाइम बचा है, घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, फिर टाइम जाया होगा। बाज का तो ऐसा भी होता था कि मैं एक लफ्ज नहीं पढ़ता था, मैं उनको देखता रहता था कि यार इसने शॉट गलत लगाई है, इसको यहाँ प्लेस करनी चाहिए थी। लेकिन जाता नहीं था मैं कि यार नहीं, मेरा अभी टारगेट ये है, मेरा वो अभी टारगेट। अच्छा, जब मैं क्वालिफाई कर लिया, तो जब मैं वहां खड़े होके खेलता था ना, तो मुझे वो विंडो नजर आती थी जहां मैं बैठा होता था। तो फिर मैं शॉट लगाते हुए कहता था कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की शॉट लग रही है। अगर मैं वहां ना बैठा होता तो आज मैं रिलैक्स ना होता। 300% मेरी सैलरी इंक्रीज हुई थी सीए के बाद। ऐसा, जी। वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड, क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, ये बात आपने, कि कानून को पढ़ने में दो डिफरेंट राय आ रही हैं, उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। यानी किसी ने चोरी शिकारी नहीं की, कंसीलमेंट नहीं की, टैक्स चोरी नहीं किया, एक कह रहा है जी मेरे मुताबिक ये है, दूसरा कह रहा है जी मेरे मुताबिक ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। हैज बीन डिसाइडेड बाय द अपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। ठीक है। देखें, आप कमिश्नर के बाद, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के बाद कौन सी अथॉरिटी आती है? कमिश्नर अपील। ये उससे अगली अथॉरिटी की बात की जा रही है, अपेलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, ये इनकी बात की जा रही है। अगर इन्होंने डिसाइड कर दिया किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को, इन द केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन द कमिश्नर मे फॉलो द सेट डिसीजन, तो कमिश्नर क्या करेगा, उस उनके डिसीजन को फॉलो करेगा, इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइडेंटिकल सिचुएशन। मिसाल के तौर पे मैंने केस किया हुआ था इधर, मेरा नाम आय है, और 20 लोग और भी थे जो उसी तरह के केस में फंसे हुए थे, जिन्होंने केस अभी अपील फाइल
नहीं की, तो कमिश्नर क्या करेगा, मेरा फैसला भी उसके मुताबिक कर देगा और बाकियों को भी कह देगा कि जनाब ये जो फैसला है, आप तो नहीं गए अपील में लेकिन मिस्टर आए जा चुका हुआ है, तो मैं उसके फैसले के मुताबिक आपका भी फैसला कर देता हूँ क्योंकि आपका भी आइडेंटिकल केस है। तो कमिश्नर क्या करेगा, अपना उसका फैसला और उस तरह की बाकी जो चीजें होंगी उनका फैसला भी कर देगा। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन इवन इफ द टैक्स डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट सच डिसीजन, बेशक उसने इसके खिलाफ अपील भी फाइल कर दी हो लेकिन फिलहाल वो क्या करेगा, उसका फैसला सुना देगा। ये है पावर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर, यानी अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना किसी अपेलेट अथॉरिटी के कहने पे। ये है सेक्शन 11C। आपको समझ आई है? किसमें करेगा, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, अगले सालों में वो कर देगा। अब देखिएगा, इफ द हायर अपेलेट अथॉरिटी रिवर्सेस सच डिसीजन, और अगर बाद में वो अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, वो अगली जगह पर चला गया जिन्होंने उसको रिवर्स कर दिया और डिसीजन, द कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू मॉडिफाई द असेसमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। तो कमिश्नर उस ऑर्डर को क्या कर देगा, दोबारा 1 साल के अंदर अंदर रिवर्स कर देगा। पहले इधर को वो कर देगा, अगर ये अब रिवर्स नहीं हुआ तो फिर ठीक है, फिर तो कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर ये रिवर्स हो गया तो इसको क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा जी, इसका पहले मैं आपको ये बता दूं, ड्राइंग ऑफ सैंपल जो है ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई आपको? अगर डिपार्टमेंट आपसे सैंपल लेके चला जाए तो वो आपकी आउटपुट नहीं गिनी जाएगी, लेकिन अगर आप वैसे सैंपल किसी को देंगे तो वो गिना। देखें, आपने किसी को चीज बेच दी और कहा कि ये मैंने सैंपल दिया है इसे, लॉ कहता है मुझे इसका टैक्स दो। लेकिन अगर ये सैंपल आपसे टैक्स डिपार्टमेंट लेके चला गया तो वो इसकी आपको इनवॉइस देगा। लेकिन ये सैंपल ये नहीं कि 2 ट्रक चावलों के लेके चला गया जी, मैं सैंपल लेके जा रहा हूँ। ये थोड़े से एक नॉर्मल सी क्वांटिटी जिसको टेस्ट किया जा सके, तो ये इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अगर एग्जाम में आपको मिल जाए कि टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सैंपल लेके चला गया है 5,000 का, 6,000 का, तो आपने उसको सप्लाई में से माइनस कर देना, और अगर ऐड नहीं है तो ऐड नहीं करना, वो मिल जाएगा जी। रिफंड नहीं होगा, इनपुट आपको मिल जाएगा। वो इनपुट माइनस में जा रहा है, उसमें आउटपुट में से माइनस करने हो। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग सेल्स टैक्स लाइबिलिटी और फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल गुड्स, an authorized officer of sales tax can take a minimum quantity of goods or raw material against a proper receipt, a copy of which shall be kept in the record। और उसको आपको एक कॉपी देगा जो आप रिकॉर्ड में रख। आपने देखा पुलिस वाले जाते जाते सैंपल ले रहे होते हैं, रेडियन लगी होती, राइट, वो जाते जाते किसी से सेब पकड़ के खा लेते हैं सैंपल के तौर के ऊपर, किसी से 2-4 केले उठा के खा लिए। ऐसे होता है ना, वो पीछे पीछे जा रहा होता है, भाईजान पैसे दे देंगे, चल सैंपल समझो इसे। समझ आ रही? तो वो सारी चीजें वो होती हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी इसका हिस्सा रह गया है मिनिमम सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का। मिनिमम सेल्स टैक्स लाइबिलिटी ये असल में, अगर कोई शख्स डिपार्टमेंट को मुंह नहीं लगा रहा तो उसकी जो असेसमेंट करनी है वो कैसे की जाएगी, इसकी लॉ ने 3 स्टेजेस बताई हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसका सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड देखा जाएगा, स्टेज 1। अगर है तो उसकी बेस के ऊपर उसकी असेसमेंट कर दी जाएगी। अगर उसका यहाँ पर नहीं है तो फिर इनकम टैक्स में देखा जाएगा, उसकी बेस के ऊपर उसकी असेसमेंट की जाएगी। और अगर यहां पर भी नहीं है तो फिर कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बताए हैं, उनकी बेस के ऊपर उसकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। राइट? लें जी, ये इसका आखिरी हिस्सा है आपकी किताब में, खालिद साहब की बुक में। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, कहाँ जा रहे थे आप, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC shall issue a notice to file the return within 15 days, failing which is minimum tax liability would be determined। अगर आपने ऐसा ना किया तो उसकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी कर दी जाएगी। कैसे?
It shall not be less than the highest amount of tax paid by the registered person in any of the previous 12 months. तो कमिश्नर जो है, कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर, उसका पिछले 12 माह का सेल्स टैक्स रिकॉर्ड उठाएगा। तो जो हाईएस्ट उसने टैक्स किसी महीने में पे किया हुआ है ना, कम से कम उतना टैक्स उसे कहेगा जमा करवाओ। ये किस रिकॉर्ड को देख रहा है? सेल्स टैक्स के रिकॉर्ड को वो देख रहा है। ये उसका पहला स्टेप है। समझ आ रही कि नहीं? यानी आज मैंने उसे पकड़ा तो उसके पिछले 12 माह का मैं रिकॉर्ड निकालूंगा। उसने रिटर्न फाइल नहीं की और मुझे फाइल कर भी नहीं रहा, तो फिर मैं उसको बना के भेजूंगा कि जनाब इतने पैसे प्लीज जमा करवा दो। वो कहेगा जी ये कैसे? तो उन्होंने कहा जी ये एज पर लॉ तुम्हारी पिछले फलां महीने में तुमने 10 लाख रुपए जमा करवाया था, 10 लाख रुपए जमा करवा दो। ये नॉर्मली प्रोविजनल होता है, ये आरजी होता है, फाइनल नहीं होता। जब वो करवाएगा, एक्चुअल करवा देगा, तो फिर उसको रिवर्स कर देगा। अच्छा जी, इन केस ऑफ नो प्रोसीडिंग टैक्स लायबिलिटी, और अगर वो उसकी कोई इसके अलावा पिछले 12 माह में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद, द मिनिमम टैक्स लायबिलिटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मंथली सेल डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। तो फिर उसका इनकम टैक्स से रिकॉर्ड निकाल के, लेकिन ये नहीं है कि अगर सेल्स टैक्स में मिल गया तो फिर आप अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। इस स्टेप में तब जाएंगे अगर यहाँ कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये बात, यानी ये नहीं हो सकता कि आप सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन इनकम टैक्स में मैं जाके देखूंगा वहां भी क्या किया हुआ है। एक और है चीज, लेकिन अभी इसको छोड़ दें। लेकिन अगर यहां भी नहीं है, इफ इट कैन नॉट बी डिटरमिन यूजिंग एनी ऑफ द अबव, ना ही सेल्स टैक्स में है ना ही इनकम टैक्स में है, तो फिर इनमें से कोई चीज देखी जाएगी। लोकेशन, कहाँ कारोबार कर रहे हैं? डीएचए में कर रहे हो, तो फिर वहां उस लोकेशन में बाकी लोग जो बैठे हुए हैं आपकी तरह का कारोबार कर रहे हैं, उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, उसको देखा जा सकता है। नंबर टू, किस तरह का कारोबार कर रहे हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, आइटम्स कौन सी बना रहे हो या सर्विसेज कौन सी बना रहे हो, उसको देखा जा सकता है। कितने लोग हैं तुम्हारे पास काम करने वाले? भाई अगर कम से कम उनकी सैलरी तो देते होगे ना, तो सैलरी कहाँ से देते होगे? आपके बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, वो खर्चे कहाँ से निकालते होगे? सेल करके ना। वहां से भी आपकी सेल को डिटरमिन किया जा सकता है। पैसा कितना लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, एम्प्लॉय किया हुआ है, बिल्स कितने हैं, और आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, कितनी मशीनें लगाई हुई हैं, कितनी लूम्स लगाई हुई हैं, ये वाला सारा जो है वो आपका वो किया जाएगा। और ये फाइनल नहीं होगी, ये क्या होगी? प्रोविजनल होगी। ये क्या होगी आपकी? प्रोविजनल होगी। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कितने? 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसकी फर्दर प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम संडे को करेंगे। ठीक है, फर्दर प्रैक्टिस हम इसकी न्यूमेरिकल की, पहले भी हमने मेरा ख्याल 10 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही है ना। अब इसकी, अब हम आएंगे थ्योरी के ऊपर। पहले आपका चैप्टर नंबर है 24A और उसके जवाब है 24B के अंदर। यानी ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूं कि 99% चांस है। आप देखेंगे जैसे ही हम उसको शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, उसमें तकरीबन 124 125 क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही हम कोई 20-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखेंगे अब वो रिपीट होना शुरू हो गए। अब बार बार वही चीजें बार बार आना शुरू हो गई। इससे क्या मुराद है कि आप जब एग्जाम में जाएंगे, इस चैप्टर को कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको चीज मिलेगी वो भी तकरीबन उसी में से कहीं ना कहीं फॉल कर रही होगी। इसके 99% चांसेस यही हैं। वो स्टूडेंट, दूसरा आपको वहां से ये पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है उसको अब लिखना कैसे है। थ्योरी क्या, यानी स्टूडेंट पूछते हैं ना मेरे से कि सर मैं याद क्या करूं और कैसे करूं, और पेपर में सवाल कैसा आएगा। अब हम उस डोमेन में जा रहे हैं। ऐसे ही समझ आ रही है? लेकिन अब अगर आपने मेरे साथ ये अगले 2 सेशन नहीं किए ना, तो आप समझे पिछला भी शायद आपने नहीं किया हुआ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
कितने बजे? 6 घंटे। 6 बजे? 6 घंटे। 6 घंटे कैसे कोई इंसान, तो मैं अपने आप को अगर इंसान समझूं तो 6 घंटे में कैसे कर सकता हूँ? भाई फिर मुल्क बंद हो गया, मोटरवे की मरम्मत शुरू हो गई, किसी और की मरम्मत शुरू हो गई, तो मैं फिर, हमने सिलेबस करना है ना। हम 10 तरीके। सारे ही कर रहे हैं FAR में। नहीं, सिर्फ जो उसका चार्ट है। हम दो है ना बस, तो बाकी वो आप फिर ऑन उसको कर लीजिएगा। ऑनलाइन उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे आप कर दीजिएगा अपलोड संडे की क्लास को। फिर न्यूमेरिकल ही करना है ना। इनका टेस्ट चेक हो गया? जी हो गया। हो गया, वो मुझे वो शेयर कर दीजिएगा, इनको भी वापस कर दें। और 3 टेस्ट मुझे शेयर कर दीजिएगा, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक चीज तो, 1 मिनट है जी, जरा मैं इनको अब बता दूं। अब आपने करना क्या है मेरा बेटा, इसको अब आपने स्टार्ट से इसको लेना है। ठीक है, पहले तो आप ये वाला काम करें जो मैंने ये मॉड्यूल आपको करवाया, सबसे पहले इसको कर लें। यानी एक्टिव टैक्स पेयर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, सस्पेंशन, ये सारे वाले काम करने के बाद फिर आप इसको रिविजिट करना शुरू करें। टैक्स रेट क्या होगा, ठीक है, फर्दर टैक्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, 90% की लिमिट क्या है, कब नहीं लगेगी, रेजिजुअल इनपुट टैक्स क्या कहते हैं, डेफिनेशंस को, उनको मेरा बेटा तैयार करना शुरू करें। राइट। मुझे ये बताएं, ट्यूसडे तक आप कर लेंगे सारा? देखिए, अगर आप ट्यूसडे तक इसको रिवाइज नहीं कर सकते तो फिर फाइनल में पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे? ये बैठना पड़ेगा आपको। बाकी तीनों ना करें अभी? दो करेंगे कंस्टिट्यूशन वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल दें, चैप्टर 1 चलें, कॉन्स्टिट्यूशन को फिलहाल निकाल दें, चैप्टर 1 और 3 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और एथिक्स का वो डाल दें। तो 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, जिसमें थ्योरी, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, या 6, 7 और 8, नहीं सॉरी, 6, 7 और 8, 3 क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंसिव मेरी तरफ से लॉक हो गए। अब मैंने इसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है, इसका रिविजिट करवाना है, और आपने इसकी प्रिपरेशन करनी। देखिए, जिन बच्चों ने पिछली दफा किया है मेरे साथ साथ सारा काम, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली अटेम्प्ट में निकल गए। जो काम मैंने करवाया उन्होंने साथ साथ किया हुआ है। आपने अगर इतना टाइम मेरे साथ गुजार लिया है, अगर आप इसको अब तैयार नहीं करेंगे तो फिर वो जाया हो जाएगा। फिर आपकी नींद का उठना भी जाया, वो भी कोई फायदा नहीं है। आने का भी कोई फायदा नहीं है, पैसे जो फीस दी है उसका भी कोई फायदा नहीं है। ये सारे नुकसान होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब उसको मटीरियलाइज करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो इस हफ्ते तक हमारा अभी यही चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक से इनकम टैक्स के ऊपर मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।